उनको कलेक्टिव करके मैंने पता किया। एक सवाल था उनका पहला कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज होती है तो फिर क्या किया जाए, या फाइब्रॉइड डायग्नोज होता है तो क्या किया जाए। उसका जवाब तो बड़ा सिंपल है कि स्टैंडर्ड टीचिंग ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ ना करो, सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर कुछ इंटरवेंशन करनी है तो कीजिए, और थर्ड ट्राइमेस्टर में डायग्नोज हो तो फिर इंतज़ार करो, टर्म पे जाके डिलीवरी के बाद उसको मैनेज करो, या सिजेरियन सेक्शन के साथ उसको मैनेज करो। मैं रिपीट करता हूँ, अगर फाइब्रॉइड या ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हो गई, स्टैंडर्ड टीचिंग ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ ना करो, सेकंड में अगर कोई इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है तो वो करो, अगर थर्ड में डायग्नोज हुई है तो फिर इंतजार करो, या डिलीवरी के बाद उसको हैंडल करो, या सिजेरियन सेक्शन के दौरान उसको हैंडल करो। अब मैं उसको थोड़ा सा डायलेट कर दूं। आजकल के ज़माने में दो चीज़ों से बहुत क्लियरली हमें रिस्क मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन कैंसर को पता चल जाता है। बेसिकली अल्ट्रासाउंड से, RMI, और उससे ओवरी की कैप्सूल कैसी है, उसके कंटेंट कैसे हैं, सेप्टा है कि नहीं है, ये है वो है, वो सारे RMI में आते हैं। उससे हमें क्लैरिटी से अंदाजा हो जाता है कि RMI कितना है, उसके हिसाब से हम उसका रिस्क फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर रिस्क फैक्टर ये हो कि बिनाइन है, फिर तो ये स्टैंडर्ड मैनेजमेंट जो मैंने बोली वो ठीक है। अगर आ जाती है कि वो मलिग्नेंसी है और उसके ट्यूमर मार्कर्स भी रेज हैं, RMI हाई है, एग्जैक्टली यही बात है कि अगर आपको के ब्रेस्ट में कोई सिस्ट या गिल्टी नजर आए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर क्या करना चाहिए। ब्रेस्ट का तो आसान है कि उसकी बायोप्सी करवा लीजिए आफ्टर जो भी उसकी प्री ऑपरेटिव प्री बायोप्सी इन्वेस्टिगेशन है वो करने के बाद। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेलिग्नेंसी डायग्नोज हो जाए, लिख लीजिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मेलिग्नेंसी डायग्नोज हो जाए, forget about pregnancy irrespective gestation period, forget about pregnancy, treat malignancy. If the treatment of malignancy requires termination, do that. If the treatment of malignancy requires early delivery, do that. लेकिन वो माँ की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बच्चे से जो पेट में। थोड़ी सी ऐसी किताब में मार्जिनल सॉर्ट ऑफ लीनियंसी दी गई है कि अगर प्रेगनेंसी जो है 30 वीक्स की है, मे बी यू कैन वेट फॉर 2 वीक्स, उसकी वायबिलिटी बच्चे की बेहतर हो जाएगी। वो भी बहुत स्ट्रेच की हुई बात है, लेकिन मैंने जो फिक्रा आपको लिखवाया है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मेलिग्नेंसी डायग्नोज हो जाए तो इररिस्पेक्टिव कहाँ की मेलिग्नेंसी है, ओवरी की है, कहीं की है, कहीं की है, ब्रेस्ट की है, ट्रीट malignancy, forget about pregnancy. I hope that answers that question. फिर दूसरा था उनका सवाल इन्हीं का कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, साथ डिस्मेनोरिया है, तो प्रेजेंटेशन में इनका सवाल तो ये था, प्रेजेंटेशन में वो कैसे एग्जामिनर को प्रेजेंट किया जाए। आई वुड से क्रोनोलॉजिकली आप ऑर्डर कीजिए उसको। अगर डिस्मेनोरिया पहले से है और ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अब से है तो उसका ऑर्डर वही रखिए, और अगर अदरवाइज है उसका ऑर्डर वही रहेगा। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये दोनों बातें अगर इकट्ठी हों
आप एग्जामिनर के पास जाने से पहले इनको इकट्ठा करके इसकी कॉज जो पॉसिबल हो सकती है वो अपने माइंड में बना लीजिए, राइट कॉर्नर ऑफ योर पेपर लिख लीजिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अक्सर ये होता है कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो अंदर से शुरू करते हैं, एंडोमेट्रियल पॉलिप, फिर मायोमास, और फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड फिर दूसरी बार की कॉजेज हो सकती हैं। तो यूट्राइन वॉल के अंदर एक दो और एडिनोमायोसिस और कंजेशन इन द पीआईडी पेल्विक, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिख लीजिए और उसमें से देखिए कि दोनों बातें कि डिस्मेनोरिया और हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किस में फिट होती है। उसमें पॉसिबली कोई पॉलिप होगा जिसमें कॉलिक की पेन होगी ड्यूरिंग ब्लीडिंग, या इस तरह की कोई वॉट होगी, या फिर वो पीआईडी निकल आएगी, तो वगैरह वगैरह। दूसरा सवाल तो ये था, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि सवाल बेशुमार है। तीसरा था कि इनका सवाल कि मोलर प्रेगनेंसी में फॉलो अप वो कैसे किया जाए, वो मैंने लिखा पढ़ा और ये देख लीजिए कि नंबर 1, अब मैंने मोलर प्रेगनेंसी पढ़ी तो दो बातें आपको कह दूं। आजकल के ज़माने में मोलर प्रेगनेंसी में नो रिपीट डीएनसी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड आ गया है, उससे हमें कैविटी एम्प्टी है कि नहीं पता चल जाता है। सो यू विल नॉट, जो पहले पुराने ज़माने में पढ़ाया जाता था, मैं भी पढ़ाता था कि रिपीट डीएनसी होनी चाहिए, वो नहीं है। इसी तरह नो एंटी डी इज रिक्वायर्ड इन RH नेगेटिव। तीसरी बात, वी एक्सपेक्ट कि अगर सारा कुछ इवैक्यूएट हो गया है विद इन 56 डेज यानी नियरली 2 months बीटा एचसीजी टेस्ट नॉर्मल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर इट मीन्स कुछ सोचना चाहिए। और तीसरा, आपको इम्तिहान में सवाल पूछा जा सकता है GTD, जेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के रिलेटेड, उसका रिकरेंस रेट क्या है, वो 1 in 80 है। चौथा सवाल उसके मतलब पूछा जा सकता है कि आपको इम्तिहान में कि एक वायबल बेबी ट्विन प्रेगनेंसी में एक वायबल है और एक तरफ मोलर प्रेगनेंसी है। जनरली यू डू नथिंग, you wait for spontaneous outcome of pregnancy, लेकिन ये याद रखिए कि nearly 35% babies deliver, only 35% deliver live, और उनमें भी न्यूनेटल डेथ का रेट हाई है 40% चुका एनॉमलीज का। ये आपको काउंसलिंग माँ की करनी पड़ेगी। फिर हम आ गए, फिगो ने इनको इसकी स्टेजिंग की हुई है इनटू लो रिस्क एंड हाई रिस्क। आप, जब मेरे पास डिटेल देने का टाइम नहीं है, वो आप निकाल के पढ़िए फिगो की स्टेजेस और स्कोर। अगर ये है कि लो रिस्क है, उसका फॉलो अप थोड़ा है, अगर हाई रिस्क है तो उसको मे बी यू विल नीड टू गिव कीमोथेरेपी। ये मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ही जाके जेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज की फिगो स्टेजिंग एंड स्कोरिंग पढ़ लीजिए, फिर उसको कोई अप्लाई कर लीजिए कैसे क्या करना है। ये तो हो गए शहर के सवाल। एक सवाल था डॉक्टर कंवल की तरफ से, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, विडो है, 38 ईयर ओल्ड, मैरिड 15 years, पैरा 0+0। पहली बात तो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे टू फाइंड आउट
द कॉज ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जनरली इस एज ग्रुप में नलीप्रस है तो फाइब्रॉइड इज मोर लाइकली। ये बात आके इम्तिहान में आपसे डिस्कस होगी। ये 38 ईयर ओल्ड है और विडो भी है, तो इसके फाइब्रॉइड की मायोमेक्टमी करेंगे, हिस्टेरेक्टमी करेंगे, यूएई करेंगे, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे? कंजर्वेटिव देखते रहेंगे, ये 3-4 में से। तो ये इसकी डिस्कशन के लिए तैयार हो जाए। और मैं आपको यहाँ पे बड़ा स्ट्रांगली कह दूं, आप काउंसल करते हो पेशेंट को तो सब चॉइसेस देते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताते हो। आप थानेदार की तरह डिक्टेट नहीं करते तुम्हारी हिस्टेरेक्टमी होनी चाहिए, तुम्हारी मायोमेक्टमी होनी चाहिए, तुम्हारा यूएई होना चाहिए, या कुछ भी नहीं करेंगे, इंतजार करो वगैरह वगैरह। ये 3-4 ऑप्शंस आप देंगे, उसके साथ हर एक जो भी पॉसिबल है उसको कहें। और एक डॉक्टर आलिया की तरफ से था अनीमिया के मतलब, वो मेरे ख्याल हमने अनीमिया काफी पिछली दफा किया हुआ है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। और फिर एक सवाल है डॉक्टर सना खान की तरफ से कि प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा जो भी है डायग्नोसिस आपने किया है, तो आप जाहिर है कि जब पक्का हो गया डायग्नोसिस के इनक्रीटा परक्रीटा, फिर तो वो इंसिजन वर्टिकली होगी और यूट्रस में भी वर्टिकली होगी अवे फ्रॉम द प्लेसेंटा, और वो सारा करेंगे। आपने पूछा है अगर शक हो कि एक्रीटा है, फिर भी क्या वही इंसिजन देंगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल देंगे, ट्रांसवर्स देंगे? मैं कहूँगा अगर आपको शक है कि प्लेसेंटा एक्रीटा है तो वी आर नॉट नेवर श्योर कि वो इनक्रीटा होगा कि नहीं। परक्रीटा तो पता चल जाएगा पहले, लेकिन वो इनक्रीटा होगा, आप उसको सेपरेट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। इसलिए उसमें वही इंसिजन दीजिए, पहले प्री ऑप वही काउंसलिंग कीजिए, वही प्रेपरेशन कीजिए जो इनक्रीटा और परक्रीटा के लिए करेंगे आप, कि रिस्क ऑफ रिमूवल ऑफ द यूट्रस और रिस्क ऑफ हैवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, ब्लैडर इन्वॉल्व हो तो क्या होगा, कैसा होगा, ये काउंसलिंग करेंगे। और चाहे आपका एक्रीटा ही डायग्नोसिस है, जो प्रेपरेशन है और अप्रोच है वो ऐसे ही होगी जैसे इनक्रीटा और परक्रीटा की होगी। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और फिर एक सवाल आया था, नाम नहीं मुझे रजिस्टर हुआ, कि मायोमेक्टमी के दौरान ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? Obviously, you're doing myomectomy because the patient desires fertility. वो कहती है मैंने बच्चे पैदा करने, तो अगर उसकी ये ख्वाहिश है तो ट्यूबल पेटेंसी आप चेक कर लीजिए। वो उसके रिट्रोग्रेड मेथड भी है कि ऊपर से टेस्ट हो सकती है, जैसे भी है टेस्ट कर लीजिए। मेरा जवाब होगा यस, ट्यूबल पेटेंसी शुड बी टेस्टेड। फिर आया डिस्मेनोरिया का डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वो मेरा ख्याल है डिस्मेनोरिया और डिस्पायूनिया का, और मेरे ख्याल में यही फिलहाल तो मेरी नजर से सवाल गुजरे हैं, मैं इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मायोमेक्टमी की जो आपने बताया ट्यूबल पेटेंसी वाली बात है, जैसे अगर हम ओपन करेंगे उसी वक्त हम ट्यूबल पेटेंसी चेक करेंगे या हम मायोमेक्टमी करने के बाद चेक करेंगे कि आया उसकी ट्यूब से कोई इफेक्ट आया या नहीं? हाँ, अगर आपने कैविटी खोलनी है तो खोलने से पहले टेस्ट करेंगे। वो ऊपर से नीडल डाल के, रिट्रोग्रेड है ये, कि आप ऊपर से नीडल के जरिए डाई इंजेक्ट करेंगे, नीचे से थ्रू द एब्डोमिन लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस को स्क्वीज करके ब्लॉक करेंगे, और फिर डाई अगर ट्यूब में से आ गई है तो पेटेंट होगी। और अगर आपने कैविटी खोलने के बाद किया, फिर आपका वो पक्का नहीं रहता, जो कि वो डाई जो है वो थ्रू द
इंसिजन वहाँ सिक्योर नहीं होती, सेफ नहीं, इतना प्रेशर बनता नहीं है. So answer is during myomectomy you will test patency of the tubes before opening the uterine cavity. पर एब्डोमेन, नीचे से नहीं, पर एब्डोमेन. सर ये भी क्वेश्चन था कि अगर मैमेक्टमी हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद ये भी तो होता है ना कि वेदर वी हैव स्टिच्ड प्रॉपर्ली कैविटी और नॉट, फिर भी हम डाई टेस्ट करते हैं, तो वो भी करनी चाहिए. Why would you do dye test for that कि आपने स्टिच प्रॉपर्ली की है कि नहीं? और ये तो physically you can see how you have stitched the uterus and uterine wall. I don't think you require dye test for testing that incision, whether that is secure. That is not the test for. ये काइंडली स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें. ये स्क्रीन शेयर हो रही है, ये स्टॉप शेयरिंग कर दें. मैंने करनी है. नहीं सर, पार्टिसिपेंट है, उन्होंने स्क्रीन शेयरिंग की, आपकी पिक्चर नहीं आ रही. अच्छा जी. अदरवाइज मैं ये बंद कर दूंगा इनकी स्क्रीन. चलो ये स्क्रीन आप लोग ऑफ कर लीजिए प्लीज. हो गई. सर ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा जो होता है, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, जी जी, एटीपी, सर इसके अंदर कोई प्लेटलेट्स का कोई कट ऑफ है जिसके ऊपर हम पेशेंट को स्टेरॉइड थेरेपी स्टार्ट कर देंगे थर्ड ट्राइमेस्टर में? सर टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई विल डू, मैं चूंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ऑफ हैंड मैं शायद बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता. ये जितने सवालों के मैंने जवाब दिए हैं पढ़ के दिए, तो इसलिए अगर ऑटो इम्यून डिजीज पर पूरा आप मुझे लिखवा दे, अगले दफा मैं इसका जवाब पढ़ के दूंगा. चलें, ऑटो इम्यून होगी तो मेरा ख्याल है 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, बल्कि जिन्होंने केस प्रेजेंट करना है वो कीजिए प्लीज. अगर बाद में टाइम हुआ तो we'll definitely discuss something. जी, आज केस किसने प्रेजेंट करना था? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे करना है डॉक्टर साजिदा मंसूर. आप सिविल अस्पताल कराची से बोल रही हैं? सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद. हैदराबाद से. वेरी वेरी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. जी सर. पिछली दफा भी आप ही ने प्रेजेंट किया था? नहीं सर, मैंने फर्स्ट टाइम आपको कर रही हूँ. अच्छा, पिछली दफा भी कोई लड़की हैदराबाद से ही बोली थी, तो मैंने कहा था मेरा पुष्पा श्रीचंद और मैडम आफ्ताब मुनीर को सलाम पहुंचाइए. उन्होंने कहा वो रिटायर हो गए. मैंने कहा फिर भी उनको पहुंचा दीजिए. जी सर, वो अभी इसरा में है, इसरा यूनिवर्सिटी में. चलो, अगर आपसे मिलें कहीं तो बता दीजिए. जी सर, इंशाल्लाह. चले, बोलिए आपका केस क्या है? जी सर. My patient Nasreen, 55 years of age, with no formal education, housewife, resident of Korangi, 1.5 hour distance from the Index Hospital, married for 35 years to Mr. Salim. This is first consensuous marriage of both partner. She is para 3+0, all spontaneous vaginal deliveries, last found 19 years back. Patient is menopause for 8 to 10 years, admitted through outpatient department on 17th April 2021 with complaint of something coming out of vagina, 19 years, and vaginal discharge 2 to 3 months. जी. My patient was in usual state of health 19 years back. After delivery of the last child, she developed backache and perineal heaviness. Backache gradual in onset, involving whole lower back, mild in intensity, continuous, dull in character, non-radiating, aggravated by household activities, and relieved by rest and sometime applying local cream for massage. Associated with perineal heaviness and dragging sensation more at the evening, and severity increase with passage of the time. Not associated with any urine, bowel complaints or vaginal discharge. For this complaint, patient does not took any medical advice. After 1 year of this, she noticed something coming out of vagina, gradually in onset. किसी का माइक ऑन है. जरकाइश माइक ऑफ कर दे.
After 1 year of this complaint, डॉक्टर गुरकेश नवाज अपना माइक ऑफ कर दें। जी बोलिए। After 1 year of this complaint, she noticed something coming out of vagina, gradually in onset, initially small in size, especially when she coughs or sneezes, progressively increasing with time in size. My patient is a housewife, and most of the time she remained in a squatting position and also carrying heavy water buckets. It was reducible initially with its own or by lying down, but now since 2 months, the mass is non-reducible and has to replace it manually with no complaint of menses or coital function. This complaint is associated with difficulty in initiating micturition, pain during urination, and has to reduce this manually for urination to complete, and feeling of the incomplete emptying. However, no history of urgency, frequency, flank pain, nocturia, incontinence, retention. Neither has bowel complaint like constipation, hemorrhoids, urgency, dysphagia, incontinence of gas or stool, and digitalization for emptying her bowel. Because of this complaint, my patient's frequency of intercourse is reduced, and now since 3 months she is not sexually active, which is affecting her marital quality of life. My patient is a non-smoker and has no history of asthma, chronic cough, weight loss, loss of appetite, fever, personal or family history of tuberculosis or connective tissue disorder, has no history of feeling of abdominal mass or heavy menstrual bleeding in the reproductive years. My patient is para 3+0, all spontaneous vaginal deliveries by traditional birth attendant at home, last found 19 years back with no history of prolonged labor or early pushing. Babies were of average weight and no history of instrumental vaginal delivery, manual removal of the placenta, postpartum hemorrhage, perineal tear or excessive stitching or blood transfusion. My patient also complained of vaginal discharge for 2 to 3 months, which off-white in color, small in amount, thick in consistency, foul smelling, and sometimes mixed with tinge of blood, not associated with itching or postcoital bleeding, and she does not use any sterile pad for it. My patient's age of menarche was 13 years. My patient does not take any blood thinning agent or hormonal therapy, bleeding disorder, bleeding from other body orifices, petechiae bruises or easy bruisability, and personal or family history of breast, colon, or genital cancers. For this complaint, she first time went to the local private hospital where she was told about the pelvic organ prolapse and ulcer on it and treatment advice in the form of vaginal packing followed by the pessary. But she refused and came here for the management. However, no blood and urine test and pelvic floor muscle exercises or lifestyle advised. Today is third day of admission and blood and urine investigation has been done. Ultrasound also performed, but patient does not know results about it. Her vaginal packing is done twice a day. She was counseled about the conservative treatment, but she refused and wants definitive treatment. Regarding obstetrical history, my patient is Pratera 3+. हम उनको सबको skip करते हैं. इसका physical examination local बता दीजिए please. Yes. On local examination, on inspection, vulva looking normal with normal hair distribution, no blood mucus discharge seen. With an ulcer, however, a pinkish globular mass hanging from the introitus within a central opening, probably cervix. Cervix is not hypertrophied or congested, but on lower lip ulcer, there is an ulcer of about 2 into 3 centimeters, circular in shape with inverted margins and healed base, not bleeding at the time of the examination. However, the surrounding area were looking healthy. However, no pigmentation, keratinization, or excoriation seen. Stress incontinence not demonstrable due to the empty bladder. Pap smear not taken because of an ulcer. On palpation, second-degree cervical descent with moderate cystocele noted. On reducing a bimanual examination done, which shows retroverted ectopic non-tender mobile uterus with clear and non-tender furnaces. On removing of the hand, strength of the muscles checked that were seems okay and perineal sensation were intact, but perineum deficient. On left lateral examination, there were anterior upper 2/3 herniation seen. However, no lower 1/3 or posterior herniation noted. Finish. Yes, sir. Good. Generally good. आपने कोई
7-8 मिनट में ये हिस्ट्री प्रेजेंट की है। ऑल्दो हमें लगा ये किसी आपके स्टूडेंट ने भी ये लिख के स्टेज पे स्क्रीन पे मुझे आया कि यार आगे चलो, बात को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपने वो जो 19 इयर्स की इसकी हिस्ट्री है उसको काफ़ी डिटेल में बताया। लेकिन मेरा मकसद सारा ये कहने का है, अगर आप इस तरह से भी बताएं तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा एग्जामिनर को बोर करती है बात, ये छोटी छोटी बातें, लेकिन आप इसी पे रखिए, इसी तरह ही कहिए, कोई आपका नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। आपने 8-10 मिनट में कंप्लीट कर दी तो इट्स गुड इनफ, गुड इनफ। तो और दूसरी बात मैं आपसे अब ये कहना चाहूँगा कि ये पेशेंट आपकी दाखिल हो गई है और आपने जो भी ये सारी हिस्ट्री थी आपने एग्जामिनेशन कर लिया। अब इसकी आप मुझे बताइए कि आप क्या मैनेज करेंगी इसको। जी डॉक्टर साजिदा। Sir, as my patient, I first of all I will counsel my patient regarding the diagnosis that she has 3 problems with like urinary symptoms, pelvic organ prolapse, and ulcers. Although they are not life-threatening, but all needs to be treated because she has a complaint of 19 years since 19 years. And for me, I should not admit this patient because this is not emergency case. And in this COVID-19 situation, I'll first of all do her investigation on the OPD basis and call her after investigation. So along with that, I'll advise her for the treatment of the ulcer at home in the form of vaginal packing, and I'll demonstrate her how to do it, and also advise her for the lifestyle advice and along with pelvic floor muscle training. And we'll call her after 2 to 3 weeks because usually I'll reassure her that usually ulcer heal in 2 to 3 weeks. And we'll report of the investigation. I'll see her reports, and if found any problem, I'll treat it. And क्या इन्वेस्टिगेशन जरा थोड़ा सा नाम बता दीजिए, क्या लेंगे? Sir, apart from baseline health profiles, I want to know her abdominopelvic ultrasound. And for an aesthetic purpose, I want liver function test, renal function test, chest X-ray, and ECG. And pap smear as she has ulcer. एक मिनट, ये लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट फॉर एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से? जी सर। Why? अगर हमने लेट्स से कि वी डिसाइड या पेशेंट ही कहता है कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, तो फिर इन टेस्टों की क्या उसको फायदा होता अगर करवा लेते या ना होता? Sir, patient already refused for the conservative treatment. नहीं, जब तो कंजर्वेटिव हो सकता है वो सर्जरी को भी रिफ्यूज करे, लेकिन अभी तो उसने फैसला नहीं किया। लेकिन आप ये अल्फाज ना कहिए कि लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का लफ्ज काट दीजिए। वैसे बिकॉज शी इज 55 ईयर ओल्ड और इसकी प्रोलैप्स भी 19-20 साल का है, तो विच माइट हैव अफेक्टेड रीनल फंक्शन और बैक प्रेशर से, तो वो करने में हर्ज कोई नहीं है। हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बड़ा कॉमन है, करने में हर्ज कोई नहीं। लेकिन मैं आपके ये अल्फाज को ज़रा कहता हूँ कि डोंट से दिस के ओनली फॉर एनेस्थीसिया, you will do liver function and renal function test in addition to health profile. I agree with you. बस इतना ही सही कहिए। चलिए जी आगे। Okay, sir. As my patient was mildly looking paler, so I'll advise her oral iron and tell her to take it with water, and also. नहीं, यहीं पे रुकिए, यहीं पे। Don't jump at oral iron or anything. आप ये बोलिए कि मैं उसकी हीमोग्लोबिन कराऊंगी और फिर उसका एनीमिया की टाइप का डायग्नोसिस करूंगी, फिर अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करूंगी। फुल स्टॉप। डोंट जंप एट ओनली ओरल। ये एक बड़ी मिस्टेक है आपके इम्तिहान में कि हीमोग्लोबिन आ गई लेसे 8 ग्राम परसेंटेज की, आप फौरन कहते मैं इसको पेरेंटल आयन डाल दूंगी या ओरल आयन पे डाल दूंगी, इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। नो, दिस इज द केस ऑफ यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स, हमने फोकस उस पर रखना है। तो इसका आप जो कह रही हैं इसको इन अल्फाज से कहिए कि आई चेक हर हीमोग्लोबिन, इफ इट इज लो बिकॉज शी लुक्स पेल,
If it is low, I'll try to find the type of anemia and then correct it accordingly. ये बड़ी आप लोगों की गलती होती है कि वो केस तो है यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स का जिसको हमने रिपेयर करके घर भेजना है बाई विद इन हाफ एन आवर। आपने कह दिया ये कि मैं उसका हीमोग्लोबिन लो है तो फेरस सल्फेट दे दूंगी। अब हम अनीमिया की डिस्कशन में चले जाएंगे, आपके 3-4 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे फॉर ऑल ऑफ यू कि जो मेन प्रॉब्लम है हमने उस पर फोकस करके रखना है। मेन प्रॉब्लम आज की है 55 ईयर ओल्ड पैरा 3 मेनोपॉजल और सेकंड डिग्री यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स, हमने उस पर फोकस रखना है। इसलिए ये बिल्कुल ना कहिए, आप सब सुन लीजिए कि this is correct, I'll do her hemoglobin. If it is low, then I'll try to find out the type of anemia, full stop. फुल स्टॉप। अनीमिया खत्म हो गया, बात इसकी आगे नहीं करनी आपने, वरना अनीमिया 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 डिस्कस करते हुए आपने ओरल लाइन कह दिया और पेशेंट एग्जामिनर पेरेंटल लाइन की बातें करने लगा, ये वो आपके 3-4 मिनट ज़ाया हो गए। आपकी ये यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स की जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट ना हुई। ये आम होता है यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स पे, फाइब्रॉइड पे और एनी कॉमन ये बातें जिनको आपने हजारों देखे हुए मरीज, उनमें फेल होते हैं आप लोग। क्यों फेल होते हैं? जस्ट फॉर दिस रीजन कि आप डाइवर्ट करके उधर उधर चले जाते हैं, वो जो मेन प्रॉब्लम है उसकी मैनेजमेंट बीच में ही रह जाती है। एंड ऑफ द हाफ एन आवर जब घंटी बजती है, आप अभी इधर ही हैं, डिसाइड ही नहीं हुआ उसका कौन सा ऑपरेशन होगा क्या नहीं होगा। इसलिए मैंने आपके 3-4 मिनट ज़ाया किए, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे आई कॉल इट। ये यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स केस है, इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट मसला उसने कहा आपने कह दिया मैं लिवर फंक्शन टेस्ट करूंगी, रीनल फंक्शन टेस्ट, तो उसने कहा एग्जामिनर ने कि कोई उसमें एबनॉर्मलिटी है, देन मैडम आई विल इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। बस नहीं ये कि उसको हेपेटाइटिस सी निकल आएगा तो मैं ये कर दूंगी, हेपेटाइटिस बी निकलेगा तो ये कर दूंगी, या अल्ट्रासाउंड पे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया तो मैं उसका ये ना 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 प्लीज ना। अगर आपसे पूछा भी जाता है कि उसके से रीनल फंक्शन टेस्ट जो है उसमें क्रेटिनिन लेवल ये आ गया, तो कहिए मैडम आई consult urologist or nephrologist and investigate further and treat it. Come back to your problem. I'm sorry if I've taken 2-3 minutes of your precious time, but this was the most important thing I wanted to say. In examination, जो मेन मैनेजमेंट है उस प्रॉब्लम की उस पे रहिए, ना कि दाएं बाएं हो जाइए। तो आपका फेरस सल्फेट का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपको गलत तरफ ले जाएगा, आपका वक्त ज़ाया करेगा। चलें, फिर आप अनीमिया अगर होगा तो उसको करेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन। Sir, after investigation, I'll get her anesthetic fitness done, and also I'll give her some treatment options, conservative and surgical options. But my patient is refused. So देखिए ना, एनेस्थेटिस्ट तो उस वक्त आएगा जब हमने फैसला कर लिया कि उसकी वजाइनोस्टेक्टमी रिपेयर होनी है कि मैनचेस्टर रिपेयर होनी है कि सिर्फ पेसरी होना है, तो जब उसका ऑपरेशन का फैसला हो जाएगा उस पर लाइए। तो कहिए कि जी आफ्टर दीज इन्वेस्टिगेशंस अभी जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो क्या है भला? Sir, immediate problem cystocele and the cystocele, and because of this she has a problem in. वो नहीं है भला, क्या है? UTI and ulcer. हाँ, ये मेरी स्क्रीन पे सही जवाब आ रहा है। वजाइनल डिस्चार्ज के साथ आई है ना सर, तो वो इसका मसला है, और अल्सर। उसका डिस्चार्ज है क्यों? सर वो अल्सर की वजह से। हाँ, तो इमीडिएट प्रॉब्लम तो अल्सर है।
आपने जो हिस्ट्री में बोला भी कि मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगी, घर भेज के भी वहां पे ट्रीटमेंट होता रहेगा, तो ये फर्स्ट थिंग इज कि ये सारा हो गया। तो मैडम शी हैज गॉट इस अल्सर को कहते हैं डी क्यूबिटस अल्सर, कि मैडम शी हैज गॉट डी क्यूबिटस अल्सर व्हिच मींस इस्केमिक अल्सर, अल्सर ऑन द cervix which needs immediate treatment. After I've treated that ulcer, it has healed. I will then discuss with her कि उसकी यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स की क्या ट्रीटमेंट होगी। वो डिस्कशन के बाद तो एन मुमकिन है हम उसके पैसिव ट्रीटमेंट वो पसंद करे और उसी पे चली जाए, और फिर उसके एनेस्थीसिया की बात ही नहीं आती बीच में। After discussion with her, the choices are the conservative treatment or operative treatment. And if she says what is best for me after healing of the ulcer, best is in view of her age. आप क्या कहेंगी best for her? Sir, in view of her age, menopausal status, and her best for her is vaginal hysterectomy, मतलब definitive surgical treatment, sir. बिल्कुल ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इज बेस्ट फॉर। तो फिर जब अगर वो एग्री कर रहेगी फिर आप फर्दर डिटेल में जाएंगे विच ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। इट कुड वेल बी कि वो हमारे मुल्क में औरतों को अपनी यूट्रस से बड़ा प्यार है, दे वांट टू टेक देयर यूट्रस टू द ग्रेव, तो वो कहती है कि जी मेरी यूट्रस नहीं निकलवानी मैंने, ना 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 ना, वो दे लिंक इट कि यूट्रस का रिमूवल जो है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम कॉज करेगा वगैरह वगैरह, मेरा हस्बैंड ऑफ हो जाएगा मुझसे, इस तरह से वो कहती नहीं है लेकिन उनकी फीलिंग ही है। तो इसलिए वो आप उसको काउंसल करेगी। द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू इज vaginal hysterectomy and repair. If you don't want removal of the uterus, still we can save the uterus and do this. फिर ऑपरेशन का फैसला करने के बाद फिर आप आएंगी प्रेपरेशन, उसमें क्या होगा, काउंसलिंग उसकी करेंगी आप, फिर आगे चलेंगी आप। चलें तो आप पहली बात तो ये है कि इमीडिएटली इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट ऑफ डिक्यूबिटस अल्सर। जो आपने कहा कि मैं उसको घर भेज के करूंगी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आपने बड़ी अच्छी तरह कहा दी कंडीशंस कि आजकल के ज़माने में कोविड भी है और ये है और वो है, तो इसलिए घर भेज के, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है वो। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि वो हाउसवाइफ है, स्क्वाटिंग पोजीशन बड़ी लंबा लंबा बैठती है, अगर आप उसकी पैकिंग करेंगे वो घर जाके उसी तरह काम करेगी, तो फिर वो आपके हीलिंग ऑफ द अल्सर नहीं होगी, क्योंकि एवरी टाइम द पैकिंग विल कम आउट द मोमेंट शी सिट्स इन दैट पोजीशन। इसलिए आप ये कहिए कि घर जाके अगर आप ये कंटिन्यू कर सकती हैं पैक, एंड सम हेल्प इज अवेलेबल, आई विल सेंड यू टू योर होम, एंड इफ you don't have any help, then I'll admit you, because the healing of the ulcer depends upon the rest period. घर पे अगर रेस्ट नहीं है अवेलेबल, फिर नहीं वो होगा, तो फिर मैं दाखिल कर लूँगी। आपके पहले जो आपने कहा था उसके मैंने ये मेरा उस पर क्रिटिसिज्म है या कमेंट है कि आई विल डिस्कस विद हर दैट शी हैज गॉट दिस अल्सर। अल्सर की हीलिंग के लिए ज़रूरी है रेस्ट। अगर वो घर पे रेस्ट कर सकती है विद पैकिंग, फिर तो मैं भेज दूंगी, अगर नहीं तो फिर मैं दाखिल कर लूँ। ये तो उसका हो गया। लेट्स से कि जी वो घर पे ही रेस्ट करके आ गई आफ्टर 2 वीक्स, और फिर यहाँ पे मुझे याद आ गया आपकी वो अल्सर की डिस्क्रिप्शन ज़रा इनकम्प्लीट थी डॉक्टर साहिदा, इनकम्प्लीट। अच्छा, वो फिर बताइए तो वाला अल्सर को डिस्क्राइब कीजिए। जी सर। Cervix is, sir, however, sir, there is an ulcer on the lower lip of the cervix, which is 2 into 3 centimeters, circular in shape with inverted margins,
and he not bleeding at the time of examination. However, surrounding area were looking healthy. वेरी गुड. जनरली बहुत अच्छी है आपकी डिस्क्रिप्शन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इतनी भी नहीं देते. इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए कि surface of the ulcer is covered by purulent material or by granulation tissue. ये सरफेस, और फिर वही सरफेस के मतलब आपने शायद कहा है कि whether it bleeds on touch or not. बाकी आपने बिल्कुल सही कहा. सराउंडिंग टिश्यूज को भी डिस्क्राइब किया, मार्जिन्स को भी डिस्क्राइब किया, और साइज भी बताया, लोकेशन भी बताया. बाकी बिल्कुल ठीक है. सिर्फ मैं एडिशन ये करूंगा कि the surface of the ulcer is covered by purulent material, pus, or by granulation tissue, and it does not bleed on touch, or it does bleed on touch. चलिए, फिर अल्सर ठीक हो गया. लेट्स मूव ऑन. आपने सर एक सवाल पूछना था. ओपीडी में मैं इसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी लूंगी. वजाइनल डिस्चार्ज तो इसको है, लेकिन क्योंकि वो इवैल्यूएट भी नहीं हुई है, कभी इसको कोई कंप्लेंट नहीं रही है रिगार्डिंग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आप बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे. तो उल्टा वो इन्फेक्टेड अल्सर की इन्फेक्शन आप कैविटी में भेज देंगे. अगर आपकी वो एंग्जाइटी है, शी हैज नो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग. मेनोपॉज हुए इसको कितने साल हो गए हैं? 8 से 10 साल. तो आप मैक्सिमम जो उस लाइन पे कहना चाहती हैं कि आई आस्क फॉर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एंड टीवीएस. इसमें टीवीएस ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप एंडोमेट्रियम की थिकनेस बेहतर टीवीएस से कर लेते हैं, लेकिन एब्डोमिनल स्कैन से भी हो जाता है. लेकिन ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड आई विल आस्क माय सोनोलॉजिस्ट टू गिव अ रिपोर्ट अबाउट थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम. फिर आपकी बात उस वक्त इन हो जाती है. अगर थिकनेस ज्यादा होगी, मोर देन 2-3 मिलीमीटर होगी, तो फिर मैं वो उस तरफ सोचूंगी. अदरवाइज इसमें ना ब्लीडिंग है, ना कुछ है, ना कुछ है. इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे आप, उल्टा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे. चलें, वी कम बैक. अल्सर ठीक हो गया, आ गई आपके पास, हील हो गया, जैसे भी दाखिल करके किया है या बाहर. फिर क्या करेंगे आप इसके साथ? Sir, then I'll give her treatment options that you have a conservative and both surgical options with pros and cons, and then we'll decide accordingly what she opts for. अगर वो कहती है कंजर्वेटिव, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, फिर Sir, then I'll give her pessary options and its pros and cons, follow up and its side effects. चलो ठीक हो गया. वो अब नहीं, वो कहती है नहीं डॉक्टर साहब, वो मेरा बार बार आना मुश्किल है, मैं नहीं, आप मेरा ऑपरेशन ही कर दीजिए. फिर सर अगर ऑपरेशन करती है तो यूट्राइन कंजर्विंग एंड यूट्राइन रिमूवल दोनों ऑप्शंस देंगे जी, क्योंकि बेस्ट तो इसके लिए वजह. आपकी पहली चॉइस क्या हो? सर मेरी पहली चॉइस इसके लिए वजाइनल हिस्टेक्टमी एंड इंटीरियर रिपेयर कॉर्पोरेफी, पेरिन्यूरेफी, सॉरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. जी सर. ठीक, दोनों ही ठीक. ठीक, मान लिया. अब इसको लेट्स से कि इसको अभी इस पेशेंट में नहीं, इस पेशेंट की बजाय हम एक नई बात ऐड कर देते हैं कि वो कहती है कि मेरा पेशाब भी निकलता है, जो बड़ा कॉमन है, 30% पेशेंट्स को होता है वो. तो फिर इसमें क्या करेंगे आप? Sir, I first of all rule out the urinary tract infection by urine detailed report and the culture and sensitivity. If found any element of infection, I will treat it first before operation, and this operation after that. आपके साथ एक फिक्रा ऐड कर दूं, वो मेरा ख्याल काफी आपका वक्त बचाएगा. आप ये कहिए कि because she complains of stress incontinence, I would like to confirm the diagnosis. समझिए? Okay, sir. तो I would like to confirm the diagnosis. Full stop. बस मैंने कहा ना, बार बार इधर उधर मत जाइए. हमने तो फोकस रहना है अपने यूट्रोजनल प्रोलैप्स पे ही कि मैडम, I would like to confirm the diagnosis of
genuine stress incontinence or urinary stress incontinence. बस अगर आप Sir, because she सर is फिर उसके लिए हमें वो जी सर यूरोडायनेमिक्स तो हम नहीं एडवाइस करेंगे ना, क्योंकि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है ना। जी आपकी बात को मैंने इसी तरह ही कहा है ना कि मैंने तो एक फिक्रा फुल स्टॉप लगाया है। आई वुड लाइक टू कंफर्म द डायग्नोसिस। मैंने कहा है कुछ उसमें कि उसकी सिस्टोमेट्री करूंगा, उसका यूरोफ्लो करूंगा, मैंने एक लफ्ज नहीं बोला बाबा। तभी तो मैं कहता हूं कि वापस हम अगर मेरा ये फिक्रा आप इस्तेमाल करेंगी, आप वापस आ जाएंगी यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स पे। अगर उसकी डिटेल शुरू कर देंगी, फिर वो चलती जाएगी, कच्ची लस्सी की तरह बढ़ती जाएगी बात कि अच्छा फिर आप ये भी करेंगी, ये भी करेंगी, ये भी करेंगी। वो ना ना ना, हम नहीं करना चाहते वो, ये वो कुछ नहीं करना चाहते। आपने सिर्फ फिक्रा जरूर बोलना है। इफ शी हैज कंप्लेंट अबाउट हर यूरिनरी सिस्टम, जो जनरली हमारे एग्जामिनर इंटरेस्टेड थे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, if she complains of stress incontinence, then I'd like to confirm the diagnosis. बस समझ गए? फिर जी सर। 2 मिनट निकाल लेते हैं हम, क्योंकि बीच में किसी ने सवाल पूछा कि यूरोडायनेमिक्स करेंगे हम उसका कि नहीं करेंगे। ये जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का डायग्नोसिस पहले तो क्लिनिकल है। जैसा पहला आपका जवाब यही होता है कि यहाँ पे मैं टेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज द ब्लैडर इज नॉट फुल। ये क्लिनिकल है। तो फिर आप क्या करेंगी? तो फिर मैडम उसको कंफर्म करने के लिए मैं कहूँगी ब्लैडर भरो, फिर वापस आओ, जो इम्तिहान में नामुमकिन होता है वह भरो, वापस आओ और डेमोन्स्ट्रेट करो मुझे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। लो जी, वो डेमोन्स्ट्रेट हो गई, एग्जामिनर कहता है। फिर क्या करोगी? फिर डेमोन्स्ट्रेशन के बाद मैं वो क्लिनिकल टेस्ट है, 1-2 बोनीस टेस्ट और एक कोई और, तो वो करके देख लूंगी। हालांकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप कहिए कि आई विल डू बोनीस टेस्ट, वो जो यूरोथ्रोवेजिकल एंगल को उंगलियों से उठाने वाला होता है। तो बट सर केली सूचर, जी केली सूचर बोलते हैं ना उसमें। कैली स्टिच तो लगाना है ऑपरेशन के दौरान, ये तो क्लिनिकल टेस्टिंग हो रही है। तो उसको बॉनी टेस्ट कहते हैं, बॉनी। और एक दूसरा मार्शल टेस्ट, मार्शल का नाम याद आ गया, उसमें उंगलियों के बजाय फोरसेप्स इस्तेमाल करते हैं, बॉनी या मार्शल टेस्ट। लेकिन उनकी वैल्यू कंफर्मेशन बहुत कम है, बहुत स्टेटिस्टिकली, लेकिन कहने में और ये हर्ज कोई नहीं। तो मैं वो टेस्ट कर, क्लिनिकल है ये। उसके बाद नंबर 2 आता है जो आपने बोला साजदा ने कि मैं उसका यूरिन टेस्ट करूंगी, उसमें पस सेल्स है कि नहीं है, या पस सेल्स से भी कम ल्यूकोसाइट्स हैं क्या हैं, और फिर उसके मुताबिक उसका कल्चर सेंसिटिविटी, उस तरह चले जाएंगे। जनरली यहीं पे रुक जाएंगे बहुत, फिर आगे फिर भी वो एग्जामिनर बड़ी टीट है, तो एग्जामिनर होते बड़े टीट, ऐसे ही नहीं है। तो वो फिर भी कहती है अगर वो ये है, फिर मैडम मैं उसका क्यू टिप टेस्ट करूंगी। बस इतने तक थोड़ा इल्म काफी है, क्यू टिप से आगे नहीं जाना आपने। उससे भी आगे वो कहती है तो फिर मैं यूरोलॉजिस्ट के पास गई। आई रिपीट, ये जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में बहुत कैंडिडेट फंसते हैं कि आप ये दिस इज केस ऑफ यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स, आप इसमें उसको पेशेंट को वो भी तो है ना, वो भूल गए आप, वो उसके पेशाब की तकलीफ है। हाँ मैडम, उसको कंप्लेंट है लीकेज ऑफ यूरिन। तो फिर कि मैडम पहले मैं क्लिनिकल टेस्ट करूंगी उसका कि उसको जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है कि नहीं। वो कैसे कि ब्लैडर भरेगा, ये होगा वो होगा। फिर क्यूट, फिर वो बोनीस टेस्ट या मार्शल टेस्ट करूँगी। अच्छा वो क्या होता है वो बता देंगे। फिर अगर वो उसके बाद क्या होता है,
कि उसकी खास वैल्यू नहीं, लेकिन हम क्यू टेस्ट कर सकते हैं, क्यू टिप टेस्ट। बस अगर वो भी पॉजिटिव है, 30 डिग्री से ज्यादा वो मूवमेंट है उसकी, तो फिर कहिए कि मैं यूरोलॉजिस्ट के पास भेज के उसकी यूरोडायनामिक स्टडीज या जो भी उसकी, बस एथिकल मुझको कुछ आगे नहीं बोलना आपने, क्योंकि सिस्टोस्कोपी उसकी क्या वैल्यू है, सिस्टोमीट्री की क्या वैल्यू है, वॉल थिकनेस, बहुत सारे। हम अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहते, हम अपने यूट्यूब प्लेस पे ही आना चाहते हैं। इसलिए चलो जी, ये जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बाहर कर दी हमने इस तरह से बात करके कि जी पहले मैं उसको कहूँगी ब्लैडर भरो, डेमोस्ट्रेट करो, फिर बॉनी टेस्ट या मार्शल टेस्ट करूँगी, वो भी पॉजिटिव होगा कि तो क्यू टिप टेस्ट कर लेते हैं, वो भी पॉजिटिव है तो फिर मैं यूरोलॉजिस्ट के पास भेजूंगी। सर वापस आ गए सर, एक क्वेश्चन ये है कि इस पेशेंट में तो सर अगर सिर्फ लीकेज ऑफ यूरिन ऑन कफिंग, स्नीजिंग या स्ट्रेनिंग हो तो फिर तो हम ये चीजें कह सकते हैं, लेकिन अगर साथ में हमें पेशेंट ये भी कहती है कि मेरा यूरिन लीक हो जाता है बिफोर रीचिंग द बाथरूम, अर्जेंसी भी है, तो फिर सर उसमें क्या करेंगे? हाँ, फिर तो वो अर्जेंसी इज मोस्ट लाइकली आइदर ड्यू टू यूटीआई, यूरिनरी सिस्टाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ओवर एक्टिव ब्लैडर, वो सारा यूरोलॉजिस्ट का मामला है, फिर हमारा मामला नहीं है। आप, मेरा मतलब कहने का ये है कि इम्तिहान में जो मेन प्रॉब्लम है उसके इर्द गिर्द ही घूमो, ताकि मैं अपने स्टूडेंट से कहा करता था कि अगर आपके इम्तिहान में ऑब्स्टेटिक केस के लिए गए हैं तो बाय द एंड ऑफ द वाइवा, घंटी बजने से पहले अगर आपने बच्चे को डिलीवर कर लिया है, माँ को घर भेज दिया है, फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस दे दी है, आप पास हो। अगर घंटी बज गई, अभी बच्चा यूट्रस में ही है, फॉर सम रीजन डिलीवर नहीं हो कर सकी आप फेल हो, खत का इंतजार मत करो। गायनी में अगर गायनी केस का सर्जिकल ट्रीटमेंट, जनरली हर गायनी केस की एक मेडिकल एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होगी, पहले मेडिकल डिस्कस करेंगे फिर सर्जिकल करेंगे। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट उसका कंप्लीट करके पोस्ट ऑपरेटिव केयर करके उसको घर नहीं भेज दिया तो आप फेल हो। कितना आसान टेस्ट मैंने बता दिया आपको, बेसिक टेस्ट, पास या फेल का, खत खोले बगैर। अगर आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट उसका कंप्लीट किया है, पोस्ट ऑप केयर भी पूरी कर ली है, तो फिर आप पास हो, खत खोले बगैर आप मुबारकबाद ले लो। तो यहाँ पे यही बात कि हम फोकस कर रहे हैं कि जी वो उसको हम कहेंगे कि जी तुम्हारा ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऑपरेटिव डॉक्टर साजिदा यहाँ तक पहुँची थी कि जी तो वो चूँकि पोस्ट मेनोपॉजल है और लास्ट चाइल्ड बर्थ भी 19 साल पहले की है, तो इसलिए हमारे नज़दीक बेहतर है वजाइनोस्टेक्टमी, एंटीरियर कॉल्पोरेफी, और पोस्टीरियर को कॉल्पोरेफी नहीं कहते, कॉल्पोपेरिनियोरेफी कहते हैं, क्योंकि आप गलत कहेंगी अगर पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी कहेंगी, एंटीरियर कॉल्पोरेफी एंड कॉल्पोपेरिनियोरेफी, जो कि उसमें पेरिनियम की रिपेयर भी होती है। आप ये प्रपोज करेंगी उसकी? जी चलो सर, उसको रेक्टोसील नहीं थी तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि खाली पेरिनियोरेफी बोल सकते हैं ना? नो अब बिल्कुल गारंटी कर लीजिए, जब यूट्रस नीचे को ड्रैग करती है तो एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को भी करती है। आप ये कह सकते हैं उसको एंटीरियर सिस्टोसील है और मिनिमल रेक्टोसील है, आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए, मिनिमल रेक्टोसील। वो इतना ढीलापन तो हर एक होता है, तो आप सेफ हो, तो लेकिन अगर आपने कहा इसको रेक्टोसील बिल्कुल नहीं है, मैं उसका कुछ नहीं करूँगी, तो फिर ज़रा आप कॉम्प्लिकेशन या डिफ़िकल्टी में चले जाओगे। तो जिस पेशेंट को एंटीरियर प्रोलैप्स है उसको मिनिमल पोस्टीरियर भी है, अगर सिर्फ हम यूट्रस को बचा रहे होते और कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ एंटीरियर कॉल्पोरेफी कर रहे होते, फिर मैं मान लेता आपकी बात, क्योंकि मिनिमल रेक्टोसील है
तो उसकी रिपेयर ज़रूरी नहीं है, तो आई डू ओनली एंटीरियर कॉल्पोरेफी। लेकिन यहाँ पे अगर यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं एंटीरियर, और साथ आप बोलेंगे कि मिनिमल रेक्टोसील है, फिर भी मैं कॉल्पोपेरिनियोरेफी बोलूँगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को सिर्फ एंटीरियर डिसेंट हो और पोस्टीरियर डिसेंट हो और यूट्रस इंटैक्ट हो अपने सपोर्ट्स हाँ, के साथ? क्यों नहीं, यानी विदाउट यूट्राइन डिसेंट एंटीरियर सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील और पोस्टीरियर जो है जैसे रेक्टोसील वगैरह हो सकती है। यूट्रस रिमेन्स अप एट इट्स ओन पोजीशन। बहुत कॉमन है ये बात, बहुत कॉमन है, अनकॉमन नहीं है। तो उसमें फिर हम सिर्फ रिपेयर ऑफ द इंटीरियर पोस्टीरियर वजाइना वॉल करेंगे एज नीड बी। अगर सिर्फ इंटीरियर है तो एंटीरियर कॉल्पोरेफी करेंगे, अगर पोस्टीरियर है कॉल्पोपेरिनियोरेफी करेंगे। लेकिन अगर यूट्रस डिसेंड करती है, यूट्राइन प्रोलैप्स है, तो डेफिनेटली इट ड्रैग्स एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल विद इट। उसकी एक्सटेंट फर्क हो सकती है, लेकिन है जी। सर इसमें जैसे कि इस पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स थे, तो हम अपना मैनेजमेंट शुरू करने से पहले ये कहेंगे ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंफर्म एंड ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। if it's treated and still symptoms persist, then I will go for evaluation of stress urinary incontinence. तो आप सिर्फ डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे, आपकी बात यहाँ तक सही है। बिफोर गोइंग फॉर एनी इंटरवेंशन और एनी ऑपरेशन, आई लाइक टू फाइंड आउट वेदर शी हैज जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अगर वो है तो जैसे आप में से दरमियान में किसी ने बोला था कैलिस्टिच, तो फिर हम एंटीरियर कॉल्पोरेफी करते हुए कैलिस्टिच लगा देंगे उसको। एक प्रोसीजर जो बहुत कॉमनली किया जाता है वो यही है। तो लेकिन पहले डायग्नोसिस कंफर्म करना जरूरी, फिर हम कैलिस्टिच लगाएंगे। अगर वो डायग्नोसिस कंफर्म नहीं किया, हमने कैलिस्टिच नहीं लगाया, वेयर एज उसको थी, तो वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस फिर उसकी उसी तरह रहेगी। फिर उसके वो टीवीटी डालना पड़ेगा या रीट्रोप्यूबिक सस्पेंशन करनी पड़ेगी, कुछ फिर दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने जिस पेशेंट को आप वजाइनोस्टेक्टमी रिपेयर करने जा रहे हैं, ये कहना है कि आई विल रूल आउट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और कंफर्म स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, फिर उसके मुताबिक आप चलेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर BH हमारा प्लान है और पेशेंट की HB 8 है, तो हम कितना डॉक्टर इसका ऑप्टिमाइज करेंगे और उसके बाद हम पेशेंट की स्टेक्टमी प्लान करेंगे, और मतलब कितना ब्लड लगाएंगे? क्योंकि ये ऑब्स्टेट्रिक केस नहीं है, यहाँ 36 वीक 32 वीक्स की बात नहीं है। तो यहाँ पे तो कोल्ड केस है, 19 साल से उसको यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स है। तो यहाँ पे हम जो भी उसका मतलब पैरेंटल ट्रीटमेंट कर लो, ओरल करो, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है मिनिमल होगी अगर वो उसको इतना सीवियर एनीमिया है के सिम्टम्स है उसको। अदरवाइज उसका टाइप ऑफ एनीमिया डायग्नोस करके, अगर आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन हम देंगे ओरली और पैरेंटली। वो किताब में बार बार लिखा हुआ है, दोनों की स्पीड ऑफ रिकवरी एक ही है। तो इसलिए पैरेंटल जरूरी नहीं है कि जल्दी कर देगा, तो हम ओरल देंगे। अगर ओरल नहीं लेती तो पैरेंटल देंगे, वरना हम नीड भी 2 महीने 3 महीने इंतजार करेंगे जब तक उसकी हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ऊपर नहीं हो जाती, बल्कि उससे भी ज्यादा हो तो बेहतर है। सर मुझे एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दें, सर्वाइकल डिसेंट विदाउट यूट्राइन डिसेंट कैसे हो सकता है कि डायग्नोसिस लिखा होता है 2nd डिग्री सर्वाइकल डिसेंट? इसका मकसद क्या है सर? बात यह है, आप अपने आप को, मेरा ख्याल एक दफ़ा पहले भी आप ये सवाल पूछ चुके हैं, मैंने उस दिन जवाब नहीं दिया था। तो ये सर्वाइकल लेंथनिंग जो है वो पार्ट ऑफ यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स पैथोलॉजी है, पार्ट ऑफ यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स है। सर्विक्स लंबी हो जाती है, तभी मैनचेस्टर रिपेयर कि हम आधी सर्विस काट देते हैं, फिर वो नॉर्मल जो जितनी रह जाती है वो नॉर्मल लेंथ रह जाती है। तो सर्वाइकल लेंथ इज पार्ट ऑफ यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स पैथोलॉजी, changes in the genital tract
जो यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स में होती हैं, तो वो उसका पैथोलॉजी का हिस्सा है। तो इसलिए सर्वाइकल हमें चूंकि विजिबल है एक्सटर्नल लॉस, हमें ना ऊपर की यूट्रस तो विजिबल नहीं है, इसीलिए हमने उसका क्राइटेरियन बना लिया कि सर्वाइकल लॉस नॉर्मल पोजीशन उसकी है स्किल स्पाइंस पे, नॉर्मल पोजीशन विदाउट प्रोलैप्स एक्सटर्नल लॉस और सर्विक्स शुड बी एट द लेवल ऑफ स्किल स्पाइंस। अगर उससे नीचे आती है तो वो डिसेंट है, और वो डिसेंट के वेरियस के जी, अगर डिसेंट वजाइना में आए 1 सेंटीमीटर हाइमेनल रिंग से ऊपर रहे तो फर्स्ट डिग्री का प्रोलैप्स है, अगर वो 1 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे में उस जोन में आ जाए तो सेकंड डिग्री। तो ये सारा कुछ है। तो लेकिन जब आप प्रोलैप्स की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें टेक इट फॉर ग्रांटेड कि सर्विक्स लंबी होगी, तो सर्विक्स को इसीलिए वजाइनोस्टेक्टमी करते हुए इन केसेस में यू हैव टू बी केयरफुल कि वो सर्विक्स इतनी 3-4 इंच बाहर आ जाती है, और अभी आप कार्डिनल लिगामेंट्स पे और यूट्रोसेकल लिगामेंट तक पहुंचे नहीं हो उनको काटने के लिए। ये एक थोड़ा सा उसमें ट्रिक है वजाइनोस्टेक्टमी करते हुए। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है कि सर्वाइकल लेंथनिंग इज पार्ट ऑफ यूट्रोवजाइनल प्लस पैथोलॉजी, और उसमें हम अगर मैनचेस्टर रिपेयर करेंगे तो जितनी एक्स्ट्रा लेंथ है वो काटेंगे, और अगर वजाइनोस्टेक्टमी करेंगे वी विल बी केयरफुल इन आइडेंटिफाइंग कार्डिनल लिगामेंट्स एंड यूट्रोसेकल लिगामेंट्स। सर इसका मकसद है, बेस्ट लफ्ज ये है कि सर्वाइकल एलॉन्गेशन नॉट द डिसेंट। हाँ बिल्कुल। ये थैंक यू सर। चलें तो फिर डॉक्टर साजिदा वी कम बैक टू यू। आप चलो वजाइनोस्टेक्टमी रिपेयर कर दी, हमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर जल्दी से बता दो। Sir, patient will be kept in nil per oral till bowel sounds audible. Vaginal packing for 24 hours and catheterized for 24 hours. Antibiotics with analgesics, and keep NPO till bowel sounds audible. And then after that, early mobilization is advised. बस ठीक ठीक ठीक, काफ़ी ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है, काफ़ी ठीक। तो आप सब के सब तो घर जाके पोस्ट ऑपरेटिव केयर एक तो रूटीन है जो सबको बोलना चाहिए, पहले बोलना चाहिए। उसका 6 आवर्ली ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करेंगे, उसकी TPR जिसको कहते हैं रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। फिर ये कहने के बाद नेक्स्ट इज कि हम उसकी पेन को रिलीफ देंगे, टॉप पे रखिए पेन रिलीफ, और पहले TPR फिर पेन रिलीफ, फिर है विल वॉच हर फॉर एनी ब्लीडिंग, कैथेटर डाला हुआ है, यूरिनरी आउटपुट और वगैरह वगैरह वगैरह। फिर आता है उसकी अर्ली मोबिलाइजेशन, और इवन ऐड टू दिस आज के इसमें ऐड कर लीजिए फिजियोथेरेपी फॉर लंग फंक्शंस, उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ये 5 इस तरह इस ऑर्डर में बोलने हैं बाबा। पहले तो पोस्ट ऑप में हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन हो, ब्लीडिंग हो, कुछ हो, तो पहले पल्स प्रेशर से पता चलता है कि पल्स तेज हो गई है, प्रेशर डाउन हो गया है, ढूंढो क्या हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, एक्सटर्नल हो रही है, तो वो देखने की है। फिर नंबर 2 पेन कंप्लेंट करता है पेशेंट, उसको रिलीफ दो, सिर्फ बोलो पेन रिलीफ, जरूरी नहीं आप जाए इंजेक्शन फलां ढिमका। और फिर तीसरा है ब्लीडिंग, यूरिन, ये वो देखेंगे। फिर चौथा है अर्ली मोबिलाइजेशन और NPO नथिंग पर ओरल फॉर 6 आवर्स। आजकल तो कहते हैं फौरन पोस्ट ऑफ वार्ड में ही उसको चाय पाए शुरू कर दीजिए। ये इस ऑर्डर में आप बोलेंगे। चले, मेरा ख्याल है Sir, at the time of surgery, patient is menopausal, right? So we'll go for oophorectomy as well. हाँ, ये कितना मुश्किल सवाल तुमने पूछ लिया है। इसको तो 15-20 मिनट लगाकर अगली दफ़ा मुझे याद करवाइए कि ये हम डिस्कस करें कि ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी, चाहे एब्डोमिनल है चाहे वजाइनल है, रूटीन रिमूवल ऑफ ओवरीज।
रूटीन बायलैटरल ओफ्रेक्टमी। अब इन्होंने कहा, जिन्होंने सवाल पूछा उनका नाम नहीं मुझे नजर आया, तो खैर साजदा सर, डॉक्टर साजिदा। साजदा नहीं पूछा है। चलो, तो जी सर। कि बेसिक प्रिंसिपल अब ये है कि आफ्टर मेनोपॉज फॉर नेक्स्ट 10 years अगर ओवरीज हेल्दी हो तो यू डोंट रिमूव। उसके बाद वो यूजलेस हो जाती है 10 साल बाद। मतलब इसकी तो मेनोपॉज अभी वो कहती है 10 साल पहले हुई, इसमें रिमूव की जा सकती है। लेकिन ये सब्जेक्ट अगली दफा, पहला सवाल मुझे याद करा दिए बैठते ही कि जी कंजर्वेशन ऑफ ओवरीज और रिमूवल ऑफ ओवरीज ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई विल स्पेंड 10-15 मिनट्स ऑन इट। तो लेकिन मैंने मुख्तसरन जवाब दिया है कि मेनोपॉज के 10 साल बाद ओवरीज को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन मेनोपॉज के 10 साल बाद तक वो उसकी ज़रूरत फिर भी रहती है कि वो ऐसे लो डोज में हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है विच आर गुड फॉर द फिजिकल हेल्थ ऑफ। ओके सर। सर इसमें अल्सर, जब हम अल्सर की मैनेजमेंट बताएंगे तो उसके पहले हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट आई विल मेक इट श्योर दैट इट्स डेक्यूबिटस, दैट इज आई विल रूल आउट इट्स मैलिग्नेंसी, दैट इट्स नॉट मैलिग्नेंट, एंड देन आई विल ट्रीट इट एज डेक्यूबिटस। नहीं, मैं समझा नहीं, फिर बोलिए, जरा आहिस्ता बोलिए। सर जब हम अल्सर को मैनेज करेंगे तो हम एग्जामिनर को मतलब जब हम बता रहे हैं कि आई विल गो फॉर पैकिंग एंड आई विल ट्रीट द अल्सर एज डेक्यूबिटस बाय पैकिंग एंड रेस्ट, सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमने अज्यूम कर लिया कि ये तो डेक्यूबिटस अल्सर ही है। बिल्कुल रॉन्गली रिज्यूम नहीं किया। हाँ सर, हो सकता है हो। तभी मैंने वापस लेके गया था उनको कि आपने अल्सर की डिस्क्रिप्शन जो है उसको बताया कि वो बिनाइन अल्सर है, कि उन्होंने बताया अल्सर का साइज, अल्सर की लोकेशन, और उसके बाद उन्होंने बताया मार्जिन्स रेगुलर मार्जिन्स हैं, और वो उसके बाद उन्होंने सराउंडिंग उसका एरिया बताया, वो हेल्दी है, इडिमेटस नहीं है या नहीं। और फिर मैंने उसके ऊपर ऐड किया अल्सर की सरफेस को भी ऐड कर लीजिए। ये सारी बातें बता के हमने ये बताया कि ये बिनाइन अल्सर है। अगर आपको शक पड़ जाता है, तभी मैंने कहा ना कि आप बताइए कि ब्लीड्स ऑन टच है कि नहीं है, और वो कवर्ड बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू है या बाय पस है, या वो फ्रेजाइल या टिश्यू ऐसा है जो इजीली ब्रेक करता है ब्लीड्स। तो अगर वो होगा तो फिर ठीक है आपकी बात। फिर हम सर मैलिग्नेंट अल्सर हील ही नहीं होगा, हाँ, इवन आफ्टर मैलिग्नेंट अल्सर हील ही नहीं होगा आफ्टर पैकिंग भी। वो आपकी बात वो दूसरी है, लेकिन हमें डायग्नोसिस उसका एज अर्ली एज पॉसिबल करना चाहिए। हम ये नहीं वेट करते रहेंगे महीना 2 महीने कि जी वो हील नहीं हो रहा तो फिर शक करें कि मैलिग्नेंट है। हम शक करेंगे पहले फिजिकल इंस्पेक्शन पे, फिर साइटोलॉजी नंबर 2 उसकी ले लेंगे, फिर नंबर 3 बायोप्सी ले लेंगे अगर शक वाली बात है, अगर शक वाली बात है। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी ऑफ सच अल्सर्स आर बिनाइन, इसलिए मैं नहीं चाहता आप जंप करके वही बात कि जंप करके उधर बायोप्सी साइटोलॉजी पैप्समीर की तरफ जाएं और फिर अपना वक्त ज़ाया करें और ये जो प्रलैप्स है आपका इसकी ट्रीटमेंट पूरा ना हो। मैं नहीं ये चाहता आपका। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपकी मेन प्रॉब्लम है उस पर फोकस रखिए और उसी पे चलिए। सर अब अल्सर अगर हील हो गया, हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो उस वक्त हम पेप्समीर ले सकते हैं पहले सर्जरी करने से पहले? क्या ले सकते हैं सर? स्मीयर ले सकते हैं पेप्समीर सर्जरी करने से पहले? हो गया तो श्योर यू कैन टेक स्मीयर। फिर अपने मुल्क में तो स्मीयर होता नहीं, इसलिए हर पेशेंट का स्मीयर, ये क्या आया था मैंने पढ़ा नहीं, तो हर पेशेंट स्मीयर आप कह सकते हैं कि इस पेशेंट का भी अल्सर हील हो जाए तो मैं इसके पैप स्मीयर दूंगी, क्योंकि अगर अच्छा, वो
मैंने पैसिव ट्रीटमेंट लेना है, तो फिर उसका पैप्समियर ऑन हो गया, हालांकि वो 55 है, तो 65 तक पैप्समियर होना चाहिए। चले सर एक क्वेश्चन पूछना था। सर एक पेशेंट थी यूवी प्रोलैप्स की 65 इयर्स ओल्ड, लेकिन उनका ये था कि शी हैड फर्स्ट डिग्री यूवी प्रोलैप्स, माइल्ड सिस्टोसील बट मॉडरेट रेक्टोसील। तो सर उसमें भी मैनेजमेंट हम लोग वीएच एंड एंटीरो पोस्टीरियर रिपेयर ही कर देंगे? हाँ बिल्कुल, चूंकि उसकी उम्र कितनी बदली है? 65। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और अच्छा सर, अगर well उसी में ही सिर्फ मॉडरेट रेक्टोसील होता विथ यूट्रस वेल सपोर्टेड तो फिर तो कॉल्पोप्रेन्योरेफी करोगी बस। ओके, थैंक यू। ठीक है। और सर अगर सिर्फ सर्वाइकल एलोंगेशन होती पेशेंट में विदाउट एनी सिस्टोसील और रेक्टोसील, तो उसमें सिर्फ हम मैनचेस्टर रिपेयर करते। हाँ, मैनचेस्टर रिपेयर करोगी तो उसमें फिर भी एंटीरियर रिपेयर और कॉल्पोप्रेन्योरेफी शामिल होती है। जी सर, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर इज अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर रिपेयर। तो सर अगर सिस्टोसील और रेक्टोसील है ही नहीं पेशेंट को, ओनली आइसोलेटेड, क्योंकि मैंने सब पेशेंट देखा और बहुत ध्यान से देखा, उसमें कोई सिस्टोसील नहीं था, कोई रेक्टोसील नहीं था। डिसेंट नहीं है तो आप सिर्फ एंटीरियर रिपेयर और पोस्टीरियर रिपेयर करोगे? नहीं सर, सिर्फ सर्वाइकल एलोंगेशन थी उस पेशेंट में, सिस्टोसील और रेक्टोसील नहीं था। देखिए, सिर्फ इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स, आप इलोंगेटेड सर्विक्स का जब करने जा रहे हो वो फिर मैनचेस्टर नहीं होगी, वो एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स होगी। अच्छा, मैं एक उठता बताऊं, अपनी जान क्यों मुश्किल च पाने हो? ये ऐसी बातें मत करो, सीधा सीधा केस रखो, सीधी सीधी बातें करो। आप इस तरह की बातें करके खुद ही इम्तिहान में अपने आप को मुश्किल में डाल दो। मैडम इसको सिर्फ इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स है, कह के फंस गई तो आप उसको मोटा मोटा रखो कि सर्विक्स की डिसेंट है तो साहब थोड़ी बहुत, बाबा मैं बार बार कहा ये पैरा 3 है, उसको जरूर कुछ लैक्सिटी ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल है, जरूर है। सर मैंने भी ऐसी पेशेंट देखी थी, पैरा 1 थी और जस्ट उसकी सर्विक्स इलोंगेटेड थी और ब्लैडर भी इंटैक्ट था और पोस्टीरियर वॉल भी इंटैक्ट थी, बिल्कुल भी डिसेंट नहीं था उसका, और वो 27-28 इयर्स ओल्ड थी। इलोंगेटेड सर्विस थी, उसको क्या तकलीफ दे रही थी फिर? वो बाहर आ रही थी? जी सर। अनलाइकली इतनी इलोंगेशन, लेकिन अगर है तो फिर ठीक है, फिर ओनली एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स। वो आप यूट्राइन साउंड डाल के देखेंगे लेंथ कितनी है, कितनी सर्विक्स लंबी है एक्स्ट्रा, उतने इंच काट देंगे बस, क्योंकि उसकी सपोर्ट तो अपर पार्ट ऑफ सर्विक्स को अटैच होती है, तो इसलिए बाय जस्ट एम्पुटेटिंग सर्विक्स एंड कवरिंग इट विद वजाइनल स्किन, तो एंटीरियर पोस्टीरियर, वो एक टेक्निकल तरीका है, वो मैं बता नहीं सकता लेक्चर के, तो वो उसको कवर कर लेंगे तो एम्पुटेट करने के बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ले तो बाद में छोड़ देंगे। चलिए 5 मिनट हो गए। थैंक यू वेरी मच, आई हैव एंजॉयड टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलो फिर इंशाल्लाह अगले संडे मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। डॉक्टर आजदा, अगर आप कभी भी हो, सुन रही हो? जी सर। माशाल्लाह, यू डन वेरी वेल। थोड़ी सी माइनर एक अनीमिया का रेफरेंस बंद करो और दूसरा ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को इंक्लूड करो और तीसरा ये अल्सर की डिस्क्रिप्शन बेहतर करो। माशाल्लाह यू विल पास इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. You are an angel for all of us. Without doubt. Good sir. Thank you.